गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, काफी समय से एक बात चल रही थी कि क्या इंडिया यूएसए के दबाव के अंदर आकर रशिया से जो तेल है उसको कम मंगा रहा है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें ना, तो यहाँ पे डेटा से हमें ये पता लग रहा है कि यूएस के टैरिफ के लगने से पहले से ही भारत ने रशिया से जो तेल मंगाना था उसमें कमी करना शुरू कर दिया था। अब आप पिछले 3 साल की कहानी जानते होंगे। अगर मैं 2021-22 की बात करूं ना, तो यूएसए का भारत के ऑयल इंपोर्ट में लगभग 10% के आसपास कंट्रीब्यूशन था। और अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया का केवल 2% के आसपास था। पर बाद में रशिया यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट होता है एंड उसके बाद से इंडिया ने बहुत तेल मंगाया। एंड अगर हम बात करें 2024-25 तक आते आते ना, ये नंबर यूएसए के लिए, सॉरी रशिया के लिए 35% पहुंच गया। 2% से 35%, बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला था। और यूएस की बात करें तो उसमें कमी आई थी पहले के मुकाबले, राइट। जो पहले 10% या 9% के आसपास था, वो केवल और केवल अब 4% रह गया था। पर अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें ना, तो भारत की एक स्ट्रेटजी रही है कि अब रशिया के ऊपर जो हमारी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है ऑयल की रिगार्डिंग, इस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे करके हमें कम करना है। इसीलिए हम ऑलरेडी अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से ही मोस्टली हम रशिया से तेल कम मंगा रहे हैं। यूएसए के जो टैरिफ वगैरह बढ़ाए गए, वो अभी रिसेंटली लगे हैं, 3 महीने पहले रफली। पर हम जो तेल में कटौती कर रहे हैं वो 6 महीने से पिछले यहाँ पे करते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। एंड इवन अगर हम नंबर्स की बात करें, तो जो हम इंपोर्ट करवा रहे थे वो 35% से कम होके 32% के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले के मुकाबले कमी हुई है। तो यानी कि भारत ने डेटा देकर ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि जो तेल कम मंगा रहे हैं ना हम रशिया से, इसका कारण सिर्फ यूएसए के टैरिफ नहीं है। इसका कारण भारत सरकार की खुद की नेशनल पॉलिसीज भी हैं। हम खुद चाहते हैं कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है ऑयल की रिगार्डिंग, वो धीरे धीरे हम यहाँ पे कम कर पाए। दोस्तों, डेट है आज की 20 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सी सेट में थोड़ी परेशानी आती है। तो आज दोपहर 3 बजे हम लोग कनेक्ट करेंगे ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल के ऊपर। आप मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ सकते हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सी सेट में किस तरह से हम लोग अपना जो बैरियर बन चुका है आज के समय क्रॉस करना, उसको हम कैसे क्रॉस कर पाएंगे आराम से। प्लस एट द सेम टाइम देखो, सी सेट को पहले क्वालिफाइंग एग्जाम माना जाता था, पर पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जो जीएस में अच्छा कर लेते हैं, पर सी सेट उनके लिए एक एलिमिनेशन वाला आपका एक सब्जेक्ट बन के रह जाता है। तो कोशिश यही होगी कि आज के सेशन के माध्यम से मैं आप तक हेल्प कर पाऊँ कि कैसे हम इस बार अपना सी सेट को अच्छा कर सकते हैं। तो आप आज दोपहर 3 बजे ओनली एस यूपीएस चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है युवा एआई फॉर ऑल। देखो, आज के समय अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आज का समय तो एआई का ही है, राइट। और इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भारत में हर इंसान को एआई के बारे में जानकारी हो। हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको एआई के बारे में लिटरेसी होनी चाहिए, खासकर युवाओं की। तो इसीलिए हमारी जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है युवा एआई फॉर ऑल। इसका पर्पस ये है, एक ऐसा कोर्स होगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपको बेसिक लेवल के ऊपर एआई क्या होता है, कैसे ये काम करता है, बेसिक जानकारी एआई कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो सरकार के द्वारा इस तरह से एक 4.5 घंटे का एक कोर्स यहाँ पे बनाया गया है, ऑनलाइन कोर्स है, जिसको आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एआई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ पाएंगे। तो फ्यूचर स्किल प्राइम्स, आई गॉट कर्मयोगी और डिफरेंट डिफरेंट और प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा, युवा एआई फॉर ऑल। अब अगर आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हो तो सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा कि आपको बेसिक एआई के कॉन्सेप्ट जो है उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके माध्यम से एआई क्या होता है, क्या पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे आज के समय एजुकेशन को, वर्क प्लेस को और आपकी पब्लिक सुविधाओं को कैसे यहाँ पे चेंज कर रहा है एआई, उसको हमें यहाँ पे बताएगा। प्लस एट द सेम टाइम एआई का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है, रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, क्या अगर एआई का गलत इस्तेमाल किया जाए डीप फेक वगैरह के लिए तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर इस कोर्स में बताई गई हैं।
तो कोशिश यही है कि इस तरह से 1 करोड़ भारतीयों को हमें यहाँ पे इंडिया के बेसिक एआई स्किल्स के अंदर यहाँ पे इनको ट्रेन करना है। एंड इसके माध्यम से सरकार अलग अलग संस्थानों के साथ, स्कूल्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ भी यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे कर रही है, ताकि ये एआई के बारे में हमारे जो युवा हैं खासकर उनको हम यहाँ पे फ्यूचर रेडी यहाँ पे बना पाए। ये है आपका युवा एआई फॉर ऑल। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल। अब देखो, आपको एक मिनिस्ट्री के बारे में पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ना अलग अलग आपको संस्थान देखने को मिलेंगे। 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। इन 5 इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा करके एक सिंगल गवर्नेंस बॉडी बनाई गई है, दैट इज अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल। अब पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सर ये 5 संस्थान है कौन से? देखो, एक है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, आईआईटीएम पुणे जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडी त्रिवेंद्रम, और लास्टली आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज जिसको आप लोग इनक्वाइस हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 जो संस्थान है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आते हैं। इन 5 को कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाई गई है, अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल। इसका फायदा क्या, एक सिंगल बॉडी बनाने का फायदा क्या है? देखो, अगर मान लीजिए हमें अपनी सिस्टम की कुछ कैपेबिलिटीज इकट्ठी मिलके अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा हमें चीज़ें समझ आएंगी। देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें ओशन रिसर्च के बारे में स्टडी करना है, ओशन टेक्नोलॉजी करके एक हमारे पास अलग इंस्टीट्यूशन है। तो अगर हमारी आपस में इन डिफरेंट डिफरेंट संस्थानों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तो जो डुप्लीकेशन हो जाती है ना, कि सेम काम 2 अलग अलग संस्थान कर रहे हैं, वो डुप्लीकेशन को कम किया जा पाएगा, रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल होगा, गवर्नेंस हमारी यहाँ पे बेहतर हो पाएगी। इसीलिए हमने इसको बनाया है अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल। इसकी मीटिंग थी अभी, ठीक है, तो जिस मीटिंग को हमारे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वही यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड वही इसकी जो जनरल बॉडी है उसको यहाँ पे चेयर करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इससे गवर्नेंस अच्छा हो पाएगा, इससे आपने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो है, जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म हो पाएंगे, सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन हो पाएगा। एंड हम लोग जो भी अपनी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो ओशन के अंदर हो, क्रायोस्फेयर, ठीक है, जो आपकी बर्फ जमी होती है काफ़ी लंबे टाइम तक, एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट रिसर्च, उसमें आपकी अचीवमेंट्स हम यहाँ पे शोकेस कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग मिशन चलते हैं, डीप ओशन मिशन, ब्लू इकॉनमी, ठीक है, उनके अंदर भी हम यहाँ पे साथ में मिलकर काम कर पाएंगे। ये फोकस है आपका अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने हिस्ट्री बुक्स के अंदर इनके बारे में पढ़ा होगा, पर अभी इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एंड और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इनको ट्रिब्यूट्स पे किए। तो देखो, इनकी हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, इनका जो जन्म हुआ था तब उनका नाम था मणिकर्णिका तांबे, ठीक है। इनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनकी देखो शादी हुई महाराजा गंगाधर राव के साथ, एंड तब ये झांसी की रानी बन जाती हैं। अब इनका जो बेटा था ना, उनकी डेथ हो जाती है, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ना ये आनंद राव को यहाँ पे अडॉप्ट करती हैं। उसको बाद में नाम दे दिया जाता है दामोदर राव, ठीक है, कि यही आगे झांसी का वारिस बनेगा। पर अंडरस्टैंड ये करेंगे कि जो लॉर्ड डलहौजी होते हैं ना, वो ये क्या करते हैं, वो लाते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो बात कर देते हैं कि अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई नेचुरल मेल हेयर नहीं है, कि कोई ऐसा आगे नेचुरल नहीं है, कि मतलब नेचुरल सन नहीं है उस वहाँ के राजा रानी का, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर राज्य को अनेक्स कर लेगी ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पे दामोदर राव जो थे वो अडॉप्टेड सन थे, तो इसीलिए उनको नहीं माना जाता। एंड यहाँ पर कोशिश होती है झांसी को हथिया लेने की। अब इस चीज़ को रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपोज करती है। इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे जो 1857 की क्रांति होती है, तो उसमें जो ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जाती है वो होते हैं सर ह्यूज रॉस, ठीक है। ये कोशिश करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के सरेंडर करने की, पर वो बिल्कुल मना कर देती हैं। एंड इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा बहादुरी से यहाँ पे लड़ती हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्होंने खुद, जो जनरल ह्यूज रॉस थे, इन्होंने खुद माना कि एक ऐसी महिला थी जो बहुत ही बहादुरी से लड़ी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा भी है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
तो इनके जो बहादुरी की कहानी है ना, वो सबको यहाँ पे पता है। तो इस तरह से नोटिस आप कर पाओगे कि इनको नाना साहिब से सपोर्ट मिली, ठीक है। उसके बाद जब झांसी, मतलब झांसी जो राज्य था वहाँ पे उसका ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पे कालपी के अंदर तात्या तोपे जी को ज्वाइन किया। एंड आगे जाके वो ग्वालियर जाके भी यहाँ पे लड़ती रही। बट ग्वालियर के अंदर भी एक लड़ाई हुई, वहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़ी। बट 17 जून 1858 को इनको यहाँ पे शहादत मिलती है। एंड इस तरह से ये पूरा का पूरा किस्सा यहाँ पे रहता है। तो रानी लक्ष्मी बाई जी के बारे में आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। दोस्तों हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा छठे नेशनल वाटर अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए। अब देखो यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट जी ने ये बताया कि किस तरह से इंडिया में हमेशा ही पानी और उसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे हमारी जो नदियाँ हैं, हमारे जो लेक्स हैं, ये सिर्फ हमारे जीने रहने के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि इनको तो हम यहाँ पे माँ की तरह पूछते हैं, गंगा मैया, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी का नेशनल सॉन्ग है उसमें भी बात होती है सुजलम की। सुजलम क्या होता है कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पानी देखने को मिलता है, स्वच्छ पानी आपको देखने को मिलता है। पर दोस्तों आज के समय के ऊपर वाटर साइकिल अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो चुका है। एंड उसके पीछे क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। अब ऐसे समय में इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लोग साथ में आएँ, कोशिश करें पानी को कंजर्व करने की, राइट। उसी लिए हमारी सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इसमें देखो जब बात होगी ना जन भागीदारी की, इसका मतलब यही है कि लोग साथ में मिलकर यहाँ पे कोशिश करेंगे पानी को बचाने की। हमारे जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी जो होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरफ यहाँ पे कदम लेकर आए जाएंगे। तो 2024 में हमने इसको लॉन्च किया था। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के माध्यम से 35 लाख ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देश भर में कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बाकी एट द सेम टाइम जो लोग अच्छा काम करते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, उनको यहाँ पर हम अवार्ड देते हैं। देखो ये अवार्ड हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, ताकि लोगों में ना एक तरह से अवेयरनेस आ पाए। तो अलग अलग तरह के अवार्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी है, वो है महाराष्ट्र। फिर दूसरे पे गुजरात हो गया, हरियाणा तीसरे नंबर के ऊपर हो गया। ये पानी को कंजर्व करने के अंदर टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं। उसी तरह से अलग अलग जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन से जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा सबसे टॉप पे डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज पंचायत कौन सी है, अर्बन लोकल बॉडी कौन सी है, सबसे बढ़िया स्कूल और कॉलेज कौन सा है जिसने पानी को कंजर्व करने के लिए अच्छा काम किया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं। कोशिश यही है कि जिन्होंने पानी को कंजर्व करने के अंदर सस्टेनेबल ढंग से मदद करी है, ठीक है, उनको यहाँ पे हम मोटिवेट कर पाएँ। इन अवार्ड्स के माध्यम से लोगों के अंदर एक जानकारी पहुंचे एंड वो भी यहाँ पे मोटिवेट हों पानी को कंजर्व करने के लिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पे हमें इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। देखो सबसे पहले मैं आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में समझा देता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं ना एंटी माइक्रोबियल, ये एक जनरल टर्म होता है। जैसे आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, ये आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने एंटीवायरल, ये वायरस के अगेंस्ट, एंटी फंगल फंगस के अगेंस्ट, और आपके एंटी पैरासाइटिक आपके, इस तरह से आपको इनके लिए जनरल टर्म जो हो जाता है वो एंटी माइक्रोबियल हो जाता है। अब आप लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल वगैरह का। ये जो मेडिसिन होती हैं ये कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर, एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर यहाँ पे आपके जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पर देखो अगर ऐसा होने लग जाए कि आप एक दवाई तो खाओ पर इस दवाई का उस बैक्टीरिया या उस वायरस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब तो यही है कि वो जो भी आपका माइक्रोब है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब क्या रीज़न रहता है इसका? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो आप लोगों ने मान लो दवाई खाई, मान लो एंटीबायोटिक आपने खाया, अजिथ्रोमाइसिन आपने खाई, अब डॉक्टर ने 5 दिन के लिए दी, आपने 2 दिन में ही ख़त्म कर दी, मतलब 2 दिन में ही आपने 2 डोज लेके आपने बोला कि चलो अब तो ठीक हो गए, अब क्यों ही खाना, ठीक है ना। इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी एक कारण बनता है, राइट। इसके अलावा सही ढंग से इस्तेमाल ना करना, अननेसेसरली कंज्यूम करते रहना मेडिसिन, ओवर द काउंटर जो एक तरह से सेल होती है,
तो कई कारण होते हैं। बाकी पशुओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना इनका, वो भी एक कारण बन जाता है। पर देखो इससे हो पता क्या रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। आगे जब अगली बार आप दवाई खाओगे, उस दवाई का कोई आपके माइक्रोब के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो जाती है ड्रग रेजिस्टेंस। तो इससे आगे जाके ना उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो ह्यूमन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये आज के समय बढ़ रहा है और इन्हीं को बोलते हैं हम सुपर बग। सुपर बग ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको बोलते हैं हम सुपर बग, ठीक है? अब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी को ठीक करने के लिए भारत ने एक नेशनल एक्शन प्लान चलाया था 2017 से 2021। सक्सेसफुल था, इसमें कोई मना नहीं कर सकते, पर काफ़ी सारे इश्यूज़ और काफ़ी सारे गैप्स भी थे इसके अंदर। अब हम इसका सेकंड वर्जन लेके आए हैं 2.0, जो कि अगले 4 साल यानी कि 2025 से 2029 तक यहाँ पे चलेगा। अब जो-जो पिछली बार हमसे गलतियाँ हो गई थी, उन गलतियों से हम सीखते हुए इस बार हम वो सेम गलतियाँ नहीं करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल एक्शन प्लान है ना, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे काम करेंगे। अब इसमें क्या-क्या फीचर होंगे? देखो एक इम्पॉर्टेंट फीचर तो यहाँ पर है आपका वन हेल्थ अप्रोच का। क्या होता है वन हेल्थ अप्रोच? वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत ना आप तीनों को साथ में लेके चलते हैं। आपके जो एनवायरनमेंट हेल्थ है, आपकी ह्यूमन हेल्थ है और आपकी एनिमल हेल्थ है। क्योंकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, कहीं न कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर एनिमल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो ह्यूमन हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी ज़ूनोटिक डिज़ीज़ हो सकता है लोगों तक फैलें। प्लस एनवायरनमेंट अगर आपका खराब होगा, उससे भी इंसानों के अंदर ये दिक्कत आएगी, है ना? तो ये तीनों एक दूसरे के साथ आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना है, तो भाई कहीं न कहीं हमें एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में, ह्यूमन में, एनिमल में, सबको साथ में लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो इस तरह के सुपर बग्स को टैकल करने के लिए। बाकी इस बार हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर हम अलग-अलग जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलग-अलग अपने एक्शन प्लान हम बनवाने की कोशिश करें। सबकी प्रॉपर टाइमलाइन्स हो, ताकि पता लगता रहे कि कितना-कितना काम हो चुका है, क्या सही ढंग से हम ट्रैक पे हैं या नहीं हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। बाकी लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, उनके ऊपर भी हम ना फ़ोकस करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर्स थोड़ा अननेसेसरी वाली दवाइयाँ अगर ना प्रिस्क्राइब करेंगे, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो भी लैब्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं, उनको हम यहाँ पे अपग्रेड करेंगे, उनको बेहतर करेंगे। पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड इनफैक्ट हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आपका फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एनजीओ, कोऑपरेटिव्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी हम साथ में लेके चलेंगे। सरकार ऑलरेडी काम कर भी रही है, पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो कि इस्तेमाल थोड़ा कम हो, तभी इस्तेमाल हो जब उसकी ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक बैन हो चुका है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। ओवर द काउंटर मतलब कि आप डॉक्टर को, आप केमिस्ट की शॉप पे गए और आपने खुद ही बोल दिया कि भाई मुझे ये वाली एंटीबायोटिक दे दो। ना, ऐसे नहीं। आपके पास डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए, तब जाके आपको मिले, ताकि उसका मिसयूज़ रोका जा पाए। उसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रोबियल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, जो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे हमने बैन लगाया गया है, ताकि एग्रीकल्चर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फैलाने के ऊपर हम यहाँ पे एक तरह से रोक लगा पाएँ। उसके साथ ही साथ हमारे पास इंडिया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनोवेशन हब है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। तो सरकार ऑलरेडी काम कर भी रही है, पर ये जो हमारा अब नेशनल एक्शन प्लान आया है 2.0 एएमआर के रिगार्डिंग, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इसको टैकल करने के रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो काफ़ी टाइम से ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, अब वापस न्यूज़ में है। बार बार न्यूज़ में आता रहता है, पर पिछले 6 महीने से न्यूज़ में नहीं आया था, तो अब हम इसको डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ अभी न्यूज़ में पता क्यों है? क्योंकि तेलंगाना असेंबली स्पीकर जो हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ 4 जो वहाँ पे बीआरएस के एमएलएज हैं, ठीक है, जो भारत राष्ट्रीय समिति जो वहाँ की पार्टी है, उसके एमएलएज के अगेंस्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस हैं, उनको सुनना स्टार्ट कर दिया है। तो ये मुद्दा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एंटी डिफेक्शन लॉ अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की जब हम बात करते हैं, तो देखो आपको ध्यान ये रखना है कि शुरुआत में संविधान के अंदर एडीएल मेंशन नहीं था। ये आया आपके 10th शेड्यूल जब आपका इंसर्ट किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है राजीव गांधी जी की सरकार के समय 1985 के अंदर, एंड उसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ आपके संविधान का पार्ट बनता है। तो कोशिश यही होती है कि ये जो पॉलिटिक्स होती है ना आपकी, आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स, कि किसी पार्टी में चले गए, अगले दिन किसी पार्टी में चले गए, फिर किसी पार्टी में चले गए,
ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसको कुछ हद तक रोका जाए। हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी भी लोग ऐसा करते ही रहते हैं, ठीक है ना। आज हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं, वो भी यहाँ पे 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे, तो ऑल द बेस्ट टू हिम। बट इन जनरल अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो पार्टी छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं, क्योंकि लोगों ने तो देखो उनके ऊपर भरोसा किया है। बट इस तरह से पार्टी स्विच करना कहीं ना कहीं लोगों के जो मैंडेट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर देता है। तो यहाँ पर ना डिफेक्शन, यहाँ पे जो दल बदलू कानून है उसमें सारी बातें करी गई हैं कि किस किस के ऊपर ये लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है ना, कोई एमपी है, कोई आपका एमएलए है, वो इलेक्टेड जो मेंबर है उसने आपकी वॉलेंटरी अपनी जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे त्याग दी है उस पॉलिटिकल पार्टी की, तो उनके ऊपर ये दल बदलू कानून लग सकता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लो उसने परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन लिए हुए जो उसकी पार्टी ने बोला था उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, तो उसके ऊपर लग सकता है। फिर अगर एक इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं उसने चुनाव लड़ा, और अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 महीने के विद इन कर ले तब कोई दिक्कत नहीं है, पर 6 महीने खत्म होने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस केस में यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है, डिटर्मिनिंग पावर, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होंगे आपके, लोकसभा में जो स्पीकर होंगे, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी आपके जो स्पीकर बन जाते हैं वो यहाँ पे पूरा काम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो तभी किसी के ऊपर एक्शन ले सकते हैं जब उनके पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट आती है किसी मेंबर ऑफ द हाउस से, एंड फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने वाले की बात को सुनते हैं कि उसकी क्या बात है, एंड अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्जर हो जाए 2/3 लेजिस्लेटिव पार्टी का तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम, अगर मान लीजिए आपके जैसे स्पीकर आप लोग चुने गए और स्पीकर बनने के बाद आप अपनी पार्टी से त्याग देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं न्यूट्रल ढंग से काम करना चाहता हूं, तो वो अलाउड है, फिर उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। उसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे स्पीकर के द्वारा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं, एंड यहाँ पर जो स्पीकर होता है ना, वो ट्रिब्यूनल हेड के तौर के ऊपर एक तरह से काम करता है, आपका क्वासी अथॉरिटी है, पूरा सुनता है और डिसाइड करता है आपके डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को। जो भी स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। हालांकि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोर्ट्स द्वारा अगर उसको चैलेंज किया जाए, बाकी लेजिस्लेचर के अंदर यहाँ पे इनका डिसीजन फाइनल माना जाता है। तो ये कुछ बातें थी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। बाकी रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, तो बटुकेश्वर दत्त जी है ना, जो वो दरअसल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े थे, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जो बात लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा बात कर रहा है ई जागृति प्लेटफॉर्म की। देखो मैंने तो आपको बताया था ये तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आपकी जो शिकायतें हैं वो आपकी कंज्यूमर जो जस्टिस है वो मिल पाए, उसके लिए यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, तो इसलिए तीसरा भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज अजय वॉरियर की बात करें तो ये आपका भारत और यूके के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर जो आखिरी स्टेटमेंट है सेंटिनल-6 सैटेलाइट के बारे में, ये अपने आप में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।